नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार स्पेशल की जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ के अंतर्गत वर्तमान में अभी हम लोग प्राचीन बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और पिछले 2 क्लासों से हम लोगों ने महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर किए हैं। उसी के आज के अगले क्रम में हम लोग बौद्ध धर्म स्पेशल पार्ट 2 के तहत आगे के जो इस बौद्ध धर्म से संबंधित जो बौद्ध संगीतियाँ है, हीनयान, महायान या फिर जो पिटक है, इनसे संबंधित हम लोग 50 MCQ को सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से इस पूरे टॉपिक के कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि बौद्ध धर्म का जो स्पेशल है एक और वीडियो इसके बाद आएगा, उसके बाद बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आप एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इसको इंजॉय भी करिएगा इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, 102 ईस्वी में। पांचवा ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। और आप सभी को पता होगा कि 483 ईसा पूर्व में जब महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी, उसी के समय प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, अब प्रथम बौद्ध संगीति से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। इस व्याख्या को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा या 1-2 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, फैक्ट्स हैं ये, आपको अच्छा लगेगा सुन के आगे के प्रश्न बनाने में भी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति, जिसे बौद्ध परिषद भी कहा जाता है, बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। तो राजगृह में हुआ था, उस समय मगध की राजधानी थी राजगृह। ठीक, इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। बिम्बिसार की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद अजातशत्रु, हम लोगों ने मगध साम्राज्य का जो पढ़ा था, आरंभिक मगध साम्राज्य, उस समय ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। तो उस समय मगध शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। प्रथम संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। इस संगीति में बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन कौन? आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए तथा इन्हें क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए, पर्याय माने गए। ठीक है, तो इन प्रथम बौद्ध संगीति में जो उनके शिष्य थे, प्रिय शिष्य आनंद और उपाली भी, वे लोग भी मौजूद थे। और दोस्तों, बुद्ध के जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से जो भी उनकी घटनाएं, उनसे संबंधित वीडियो इस चैनल के माध्यम से अपलोड किया जा चुका है, आप लोग उसे जरूर देखिएगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति से जितने सारे फैक्ट्स हैं हम लोग एक बार पढ़ लिए, एक बार रिपीट करते हैं कि 483 ईस्वी में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ और मगध की राजधानी थी राजगृह, वहीं पे सप्तपर्णी गुफा में ये प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। उस समय मगध का राजा कौन था? अजातशत्रु। और इस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। और इस समय की महत्वपूर्ण घटना क्या थी? प्रथम बौद्ध संगीति के में ही जो बुद्ध की शिक्षाओं था, जितने भी बुद्ध की शिक्षा थी, उनको उनका संकलन किया गया और 2 पिटकों का निर्माण हुआ, उसे कहते हैं सूत पिटक और विनय पिटक। और इस संगति में जो उनके 2 प्रिय शिष्य थे, आनंद और उपाली भी उपस्थित हुए और आनंद को धर्म का पर्याय और उपाली को विनय का प्रमाण या पर्याय माना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, साब कमीर, जिसे सुब्बू कामी भी कहीं कहीं पढ़ा जाता है, उनके द्वारा। दूसरा ऑप्शन है मोगलीपुत्र तीस द्वारा। तीसरा ऑप्शन है वसुमित्र द्वारा और चौथा ऑप्शन है महाकश्यप द्वारा और पांचवा ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर हम लोग पिछले प्रश्न के व्याख्या में पढ़ लिए हैं, तो आसानी से हम लोग दे सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। ठीक है, आज का तीसरा प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित हुई थी और हम लोग ने व्याख्या में इसको पढ़ लिया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस शासक के शासन काल में
राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने अजातशत्रु, बिंबिसार, अशोक, कनिष्क। तो पहले प्रश्न की व्याख्या में इसका भी उत्तर था दोस्तों, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी अजातशत्रु। मैं बार बार जब भी क्वेश्चन रिपीट करूंगा ना, तो पिछले सारी कहानियों को भी रिपीट करूंगा, क्योंकि आप वीडियो सुनने के माध्यम से पिछले क्वेश्चन का आंसर रिवीजन हो जाए और कहानी के माध्यम से आपके दिमाग में सारी चीजें, सारी घटनाएं इस तरह क्रमवार याद हो जाए कि आप परीक्षा में, आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें आसानी से आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक, आज का 5वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली किस बौद्ध संगति में सम्मिलित हुए थे? तो ऑप्शन है आपके सामने प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति। दोस्तों 4 बौद्ध संगतियां आयोजित हुई थी। ठीक है, तो उपाली और आनंद जो थे वह प्रथम बौद्ध संगति में सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति में उपस्थित बौद्ध अनुयायियों में से किसको धर्म का प्रमाण या पर्याय भी कहा जाता है माना गया? ऑप्शन है आपके सामने उपाली को, आनंद को, महाकश्यप को, अजातशत्रु को, और 5वां ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आनंद को धर्म का पर्याय और उपाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति में उपस्थित बौद्ध अनुयायियों में से किसको विनय का पर्याय या प्रमाण माना गया? ऑप्शन है आपके सामने उपाली, आनंद, महाकश्यप, अजातशत्रु। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी उपाली को विनय का पर्याय और आनंद को धर्म का पर्याय या प्रमाण माना गया था, और ये दोनों लोग प्रथम बौद्ध संगति में उपस्थित हुए थे। ठीक है, जो 483 ईस्वी में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में मगध साम्राज्य के जो शासक थे अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था, और यह उस समय अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ? ऑप्शन है आपके सामने चतुर्थ बौद्ध संगति में, प्रथम बौद्ध संगति में, द्वितीय बौद्ध संगति में, तृतीय बौद्ध संगति में। 5वां ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किया गया और 2 पिटकों का निर्माण हुआ, जिसे सूत पिटक और विनय पिटक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। आज का 9वां प्रश्न होगा, सूत पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ? ऑप्शन है आपके सामने चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी प्रथम बौद्ध संगति में 2 पिटकों सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। और यहां तक के सारे प्रश्नों का उत्तर जो है पहले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अभी तक उन सारी चीजों को हम लोग रिपीट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आज का 10वां प्रश्न, सप्तपर्णी गुफा कहां स्थित है? ऑप्शन है आपके सामने रांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजगृह में। यहाँ पे नालंदा जिला में पड़ता है। ठीक है, नालंदा जिला के राजगृह में सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राजगीर में। राजगीर वर्तमान जो राजगीर है बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है और राजगीर की वैभरा पहाड़ियों पर सप्तपर्णी गुफा स्थित है जहां पे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जिस साल महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त हुई थी 483 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में अजातशत्रु के शासन काल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी और इस समय ही 2 पिटकों का निर्माण हुआ, सूत पिटक और विनय पिटक। और इसमें महात्मा बुद्ध के जो 2 शिष्य से आनंद और उपाली ये दोनों ही उपस्थित थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, 11वां प्रश्न। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व, 102 ईस्वी में। ये चारों जो ऑप्शन है ना, इन चारों ऑप्शन में ही चारों बौद्ध संगतियां आयोजित हुई है, इसलिए मैं यही ऑप्शन बार बार दूंगा जिससे कि आपको क्लिक हो जाए। तो प्रथम बौद्ध संगति हम लोग ने देखा था 483 ईसा पूर्व में हो गया है। बचता है 383, 251 और 102। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 383 ईसा पूर्व, यानी प्रथम बौद्ध संगति के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से द्वितीय बौद्ध संगति के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को समझने का कोशिश करेंगे और इसको 1-2 बार अगर हम लोग पढ़ लेंगे या लिख लेंगे तो हमें याद हो जाएगा और यहीं से फिर बौद्ध संगति से संबंधित, द्वितीय बौद्ध संगति से संबंधित जितने भी प्रश्न रेज होंगे वो यहीं से होंगे। तो आप इत्मीनान से इस व्याख्या को सुनिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कालाशोक के शासन काल में
बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद यानी 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया। अब कालाशोक कौन था? तो मेरे जो चैनल पे आप प्राचीन बिहार के इतिहास की जो प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको मगध साम्राज्य का उदय और मगध साम्राज्य 16 महाजनपद के बाद जो मगध साम्राज्य है उससे रिलेटेड वीडियो है, उसका लिंक इसमें दे दिया जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। पूरी कहानी है मगध साम्राज्य से रिलेटेड। तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया। इस समिति की अध्यक्ष था साब कमीर, जिसे सुबु कामी भी कहीं कहीं कहा जाता है, ने की। भिक्षुओं में मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर जिसे या थेरावादी एवं महासंघिक या सर्वास्तिवादी नामक 2 वर्गों में विभाजित हो गए। पहली बार बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ, 2 संगतियों में विभाजन हुआ है दोस्तों। तो पहली बार जो द्वितीय बौद्ध संगति में हुआ है और दूसरी बार चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ है। हम लोग आगे देखेंगे और ठीक से भी याद करेंगे। तो पहली बार जो विभाजन हुआ वह स्थविर और महासंघिक नामक 2 वर्गों में बौद्ध संघ विभाजित हो गया, और दूसरी बार जो चौथी बौद्ध संगति में हुआ था वह हीनयान और महायान में। तो इसको आप लोग राइट डाउन करिएगा। परंपरागत नियमों में आस्था रखने वालों का संप्रदाय स्थविर कहलाया। जो 2 वर्ग थे, जो 2 वर्गों में विभाजित हुआ, उसमें परंपरागत नियमों पर चलने वाले, माने उस परंपरागत नियमों पर आस्था रखने वाले एक कैटेगरी में हो गए और वे स्थविर कहलाए, तथा इनका नेतृत्व महाकच्चायन ने की। तो स्थविर यानी थेरावादियों का नेतृत्व किसने किया? महाकच्चायन, जो बौद्ध अनुयायी थे बौद्ध धर्म के। जबकि परिवर्तन के साथ नियमों को स्वीकार करने वाला संप्रदाय महासंघिक कहलाया। 2 संप्रदाय पर, एक तो जो रूढ़िवादी परंपरा में था, विश्वास रखता था जो जैसा चल रहा है वैसे ही आस्था पे चलते रहेगा, वो था स्थविर, और दूसरे थे महासंघिक जो कि समय के साथ नियमों में लचीलापन लाके परिवर्तन को स्वीकार करने वाला था, वह महासंघिक कहलाया। और उनका नेतृत्व कौन किया? तो महाकश्यप ने किया, महाकश्यप ने किया। ठीक है दोस्तों, ये महाकश्यप ने तो प्रथम बौद्ध संगति का, लेकिन वो ये घटनाएं शुरू से ही मतलब विभाजित हो गई थी, लेकिन इस समय तक आकर भयानक रूप ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, साब कमीर यानी सुब्बू कामी के द्वारा, मोगलीपुत्र तीस द्वारा, वसुमित्र द्वारा, महाकश्यप द्वारा। तो और 5वां ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों साब कमीर, जिसे सुब्बू कामी भी कहा जाता है, उनके द्वारा द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था बिंबिसार के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। और 5वां ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था कालाशोक, मगध के जो शासक थे कालाशोक, उनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। और पहले बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, और प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया? ऑप्शन है आपके सामने, चतुर्थ बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति। और 5वां ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो द्वितीय बौद्ध संगति में, और इस पिछले प्रश्न के व्याख्या में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म 2 वर्गों में विभाजित हो गया, स्थविर और महासंघिक। तो यह कब की घटना है? तो द्वितीय बौद्ध संगति जो 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, उस समय बौद्ध धर्म विभाजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान 2 वर्गों में विभाजित हुए बौद्ध संघ के स्थविर अथवा थेरीवादी संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने, आनंद ने, कालाशोक ने, महाकच्चायन ने, महाकश्यप ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी महाकच्चायन ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान 2 वर्गों में विभाजित हुई बौद्ध संघ के महासंघिक संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था महाकश्यप के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? अब द्वितीय बौद्ध संगति हो गया, द्वितीय बौद्ध संगति प्रथम बौद्ध संगति के 100 साल बाद यानी 383 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी उस समय थी वैशाली, वहाँ पे की गई थी। उस समय शासक था मगध का कालाशोक और अध्यक्षता की थी सुब्बू कामी या साब कमीर ने। ठीक है, और इस समय बौद्ध संघ बौद्ध धर्म जो था 2 वर्गों में विभाजित हुआ, स्थविर और महासंघिक में। और
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, 251 ईसा पूर्व या 102 ईस्वी में। तो पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से कुछ फैक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इस तृतीय बौद्ध संगीति के सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था। दोस्तों जब तृतीय बौद्ध संगीति का आप देखिएगा ना, तो कई बुक में कई सारे आंसर मिलेंगे। कहीं पे 251 मिलेगा, कहीं पे 247 मिलेगा, कहीं पे 249 मिलेगा, कहीं पे 250 मिलेगा, कहीं पे 255 मिलता है। लेकिन मैं एनसीईआरटी को ही ऑथेंटिक बुक मानता हूँ और वहाँ उसमें जो भी आंसर है उसी को हम लेके आगे चलता हूँ। ठीक, मैंने कई बुक्स को रेफर किया, लेकिन उसमें डेट अलग अलग थे, ईयर अलग अलग था। क्योंकि ये जो बौद्ध संगीति था वो एक साल नहीं कई सालों तक चला था, तो मे भी डिफर हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया है उसी को मैं लेके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इस संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी और तृतीय संगीति के दौरान बौद्ध साहित्य अभिधम पिटक का संकलन हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग तृतीय बौद्ध संगीति कब हुआ? 251 ईसा पूर्व में। किसके शासनकाल में? तो मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में। और कहां पे हुआ? पाटलिपुत्र में। और अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तीस ने। और इस दौरान जो महत्वपूर्ण घटना थी, इस समय जो दो पिटक, प्रथम बौद्ध संगीति के समय में बुद्ध की शिक्षाओं को आधार मानते हुए दो पिटकों का संकलन हुआ था, यानी सूत पिटक और विनय पिटक। तो उसमें एक तीसरा ऐड किया गया तृतीय बौद्ध संगीति में, तृतीय पिटक का संकलन हुआ जिसका नाम था अभिधम पिटक। ठीक है, तो प्रथम और तृतीय जो संगतियां थी, इसी दोनों में मिलाकर तीनों जो पिटकों का है वो संकलन हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां से बहुत सारे फैक्ट्स आपको मिलेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, साब कमीर द्वारा, मोगलीपुत्र तीस द्वारा, वसुमित्र द्वारा, महाकश्यप द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी मोगलीपुत्र तीस द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। 30 तृतीय, ऐसा याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। तो अशोक के शासनकाल में इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। हम लोग ऐसे रिपीट करके आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहां हुआ था? तो ऑप्शन है आपके सामने, राजगिरी में तो नहीं, क्योंकि यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। वैशाली में तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्रा। तो हाँ, हम लोगों ने पिछले प्रश्न के व्याख्या में भी पढ़ा है कि पाटलिपुत्रा में 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। पांचवा ऑप्शन है ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अभिधम पिटक का संकलन हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति, यानी ऑप्शन डी में। और प्रथम सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति में। द्वितीय बौद्ध संगीति में जो थे बौद्ध संघ, वो दो वर्गों में विभाजित हो गए, स्थविर व महासंघिक। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों ने तीनों संगीतियों की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उसकी चर्चा कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, 483 ईसा पूर्व तो नहीं, क्योंकि हम लोगों को पता है यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन है बी, यानी 383 ईसा पूर्व तो नहीं, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तीसरा ऑप्शन है 251, तो हाँ यही सही है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन नहीं, चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछ रहा है, तो सी ऑप्शन है 251, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन
51 ईसा पूर्व में हुआ था। चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन 102 ईसा पूर्व, तो यही इसका सही उत्तर होगा। यानी 102 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी अब यहाँ से स्टार्ट होती है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के काल को हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद के काल को ईस्वी कहते हैं। तो ईस्वी में हुई थी 102 ईस्वी में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से चतुर्थ बौद्ध संगति के सारे फैक्ट्स को एक ही जगह समझने का प्रयास करेंगे और हम लोग इस तरह पढ़ेंगे, इस तरह समझेंगे कि आगे के सारे प्रश्नों का उत्तर दे सके और परीक्षा में भी यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो व्याख्या है इसको इत्मीनान से सुनने का प्रयास करिएगा। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में 102 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की, जबकि अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। आपको ये दोनों नाम एक जगह मिलेंगे तो और कंफ्यूजन भी रहता है। तो अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये दोनों बौद्ध धर्म के बहुत बड़े बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इस सम्मेलन के दौरान ही बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजित हो गया। हीनयान में वस्तुतः स्थविरवादी तथा महायान में महासंघिक थे। एक विभाजन पहले ही हो चुका था बौद्ध धर्म में, द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान 383 ईसा पूर्व में। वही जो विभाजन था वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्पष्ट रूप ले लिया चौथी बौद्ध संगति में। और जो स्थविरवादी थे वे लोग स्थविरवादी जो थे वे हीनयान और महासंघिक जो थे वो महायान का सपोर्ट करने लगे और ये स्पष्ट रूप से दोनों एक दूसरे में मिल गए। तो स्थविर हीनयान में और महासंघिक महायान में दो वर्गों में विभाजित हो गए। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासंघिकों का बोलबाला रहा, यानी महायान वाले धर्म के मानने वाले। और महायान कौन थे? समय के साथ नियमों में परिवर्तन करने वाले महायान थे। यानी महासंघिक कौन थे? स्थरवादी कौन थे? जो मतलब पुरानी परंपराओं को आधार मान के उसी पे आगे बढ़ना चाहते थे। और महासंघिक कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि वो समय के साथ नियमों में लचीला रह के आगे बढ़ना चाहते थे। तो वे लोग हीनयान से जुड़ गए, ठीक है, महायान से जुड़ गए। और वही कह रहे हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया। इससे पहले पाली भाषा को ही बौद्ध धर्मों ने अपने उपदेश का या प्रचार का, महात्मा बुद्ध ने ही पाली भाषा में ही अपना उपदेश दिया था, जो कि आम जनमानस की भाषा थी। लेकिन चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा को अपना लिया और कहा जाता है कि यही एक मुख्य कारण भी था बौद्ध धर्म के पतन का। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उस समय जनमानस की भाषा पाली थी और उच्च वर्ग के लोगों का भाषा था संस्कृत, और महात्मा बुद्ध ने आम जन को अपने उपदेश का मुख्य लक्ष्य बनाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने, ए राजगीर में नहीं, बी वैशाली में तो नहीं, सी पाटलिपुत्र में तो नहीं, डी कुंडल वन में। तो हाँ, डी कुंडल वन में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, क्योंकि राजगिरी में प्रथम, वैशाली में द्वितीय और पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था और कुंडल वन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस शासक के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, अशोक तो नहीं, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति, और कनिष्क यानी ऑप्शन सी जो है, इन्हीं के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और पिछले प्रश्न की व्याख्या में भी हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, पार्श ने, नागार्जुन ने, अश्वघोष ने, वसुमित्र ने, और पांचवा ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हम लोग ने व्याख्या में चर्चा भी की थी कि चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान एवं महायान में हो गया था? चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन
ए यानी चतुर्थ बौद्ध संगति में ये हो गया था, और इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी कर ली थी। चतुर्थ बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हुआ। हीनयान में वस्तुतः द्वितीय बौद्ध संगति के समय विभाजित हुए स्थरवादी तथा महायान में महासंघिक थे, और चतुर्थ बौद्ध संगति में के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपना लिया। ठीक है, आगे बढ़ते आज का 28वां प्रश्न लेते हैं। किस बौद्ध संगति के समय में बौद्धों ने भाषा के रूप में पाली के स्थान पर संस्कृत को अपनाया? तृतीय, चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्धों ने अपने भाषा को पाली के स्थान पर संस्कृत को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन है आपके सामने अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल, कनिष्क। पांचवा ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से एक कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो महायान शाखा कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी, और कनिष्क जो था वो महायान शाखा का समर्थक भी था, और चौथा बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में ही आयोजित हुआ था। एक बार हम लोग 1 से लेकर 4 तक चारों बौद्ध संगतियों की चर्चा कर लिए। अब हम लोग एक चार्ट के माध्यम से जितना भी कुछ पढ़ा है उसको रिमाइंड करेंगे, याद करेंगे, और चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि हम लोग किस तरह से एक बहुत आसान तरीके से इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक कौन थे? मगध सम्राट अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र। और प्रमुख घटना क्या थी? तो 2 पिटकों का निर्माण हुआ था, सूत पिटक और विनय पिटक। ठीक है, इसका संकलन हुआ था, बौद्ध महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था, जिसका नाम दिया गया था सूत पिटक और विनय पिटक। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। किसके अध्यक्षता में? साब कमीरिया सुब्बू कामी की अध्यक्षता में। शासक कौन था? कालाशोक। और इस समय की प्रमुख घटना क्या थी? तो बौद्ध जो संघ था, बौद्ध धर्म था, बौद्ध संघ था, अस्थावीर और महासंघिक नामक 2 वर्गों में विभाजित हो गया। कब? द्वितीय बौद्ध संगति में। तृतीय बौद्ध संगति कब हुई? 251 ईसा पूर्व में। किसके शासन कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र। उस समय मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और मगध पे मौर्य का शासन था, मौर्य वंश का शासन था। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस थे। शासक कौन था? मगध सम्राट कौन था? मौर्य शासक अशोक। और इस समय की प्रमुख घटना थी तीसरे पिटक यानी अभिधम पिटक का संकलन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति 102 ईस्वी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क स्वयं। और बौद्ध धर्म का इस समय की प्रमुख घटना जो थी, बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक 2 वर्गों में विभाजित हो गया। और वही तो एक बार हम लोग संक्षेप में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो प्रमुख घटनाएं हुई है, पिटकों का निर्माण प्रथम और तृतीय, और बौद्ध धर्म का बौद्ध संघ का विभाजन द्वितीय और चतुर्थ में। अस्थावीर बन गया हीनयान, और महासंघिक लोग जुड़ गए महायान से। ठीक, द्वितीय और चतुर्थ में विभाजन हुआ। सूत पिटक और विनय पिटक का प्रथम संगति में, और अभिधम पिटक का निर्माण तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था। अब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रिक है मेरा, MSM। ठीक, ये 3 का मतलब ये मेरा अपना तरीका, आप लोग अपने तरीके से याद करिएगा। 1-2 बार इस चार्ट को देखिएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, 30वां प्रश्न। प्रथम बौद्ध संगति की महत्वपूर्ण घटना थी बुद्ध के उपदेशों का संकलन सूत एवं विनय पिटक में किया गया। तो ये आंसर सही है। ठीक है, और देख लेते हैं आगे की, आगे भी तो कोई हो सकता है। बौद्ध संघ अस्थावीर व महासंघिक में विभाजित हो गया, तो नहीं। तीसरे पिटक अभिधम पिटक का संकलन हुआ, तो नहीं। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया, तो नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी बुद्ध के उपदेशों का संकलन सूत पिटक एवं विनय पिटक में किया गया प्रथम बौद्ध संगति की महत्वपूर्ण घटना थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति की महत्वपूर्ण घटना कौन थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति की महत्वपूर्ण घटना थी बौद्ध संघ अस्थावीर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का 32वां प्रश्न। तृतीय बौद्ध संगति की महत्वपूर्ण घटना थी, तो तृतीय बौद्ध संगति में तीसरे पिटक यानी अभिधम पिटक का संकलन हुआ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध संगति की महत्वपूर्ण घटना थी, तो चतुर्थ बौद्ध संगति की महत्वपूर्ण घटना थी बौद्ध धर्म पुनः
दो वर्गों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। अस्थावीर जो थे वो हीनयान संप्रदाय को समर्थन दिए और महासंघिक महायान का। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। ज्ञात हो गया, यहाँ ज्ञान टाइप हो गया, ठीक है। तो आप लोग को ये देखना है कि जो 4 जगह पे 4 बौद्ध संगतियां आयोजित हुई थी, आपको क्रमवार उसको सजाना है। 1 2 3 4 करके 4 जगहों का नाम दिया गया है। आपको पहले कौन हुआ था, दूसरे कौन हुआ था, तीसरा कौन हुआ था, चौथे जगह पर कहाँ हुआ था, आपको क्रम देना है। तो पहला आप लोग देखिएगा, पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, राजगृह में। राजगृह कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो इसका सही उत्तर अब देखिए ऑप्शन में 2 है, सी और डी में 2 है, तो सी या डी में से कोई होगा। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में हुआ था, और वैशाली 1 नंबर पे है। तो 2 नंबर पे फिर यहाँ पे 1 और 1, सी और डी दोनों में 1 है, तो आगे बढ़ेगा अब हम लोग। तीसरा बौद्ध संगति जो हुआ था अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र का क्रम 4 है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में 4 है, तो अब डी ही सही होगा। लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन रहता है, तो एक बार चौथा को भी हम लोग चेक करेंगे। चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में 102 ईस्वी में, और ये 3 नंबर पे है, और 3 यानी अब डी आंसर ही इसका सही होगा। 2 1 3 4 राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन यहाँ आयोजित हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको चुनना है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में, तो सही है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, सही है। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में, तो ये भी सही है। और चतुर्थ बौद्ध संगति 102 ईस्वी में, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी उपरोक्त सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैभाषिक तथा सौतांत्रिक संप्रदाय बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित थे। हम लोग जान लिए हैं कि हीनयान और महायान अभी तक है। तो ये जो 2 संप्रदाय है, वैभाषिक तथा सौतांत्रिक संप्रदाय, ये बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित थे। ऑप्शन है आपके सामने, हीनयान, महायान, आगे एक और संप्रदाय बनेगा, शाखा बनेगी जिसे वज्रयान कहा जाएगा, और कालचक्र भी वज्रयान से ही निकल रहा था। तो ऑप्शन है हीनयान, महायान, वज्रयान, कालचक्रयान। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये जो दोनों संप्रदाय है, वैभाषिक तथा सौतांत्रिक, ये बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा सौतांत्रिक हैं। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई थी। कश्मीर में जो चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी, वहीं पे वैभाषिक मत की उत्पत्ति हुई थी। और इसके प्रमुख जो आचार्य थे, धर्मत्राक, घोषक, बुद्धदेव और वसुमित्र। और चौथे बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी किसने की थी, वसुमित्र ने ही की थी। तो ये चारों लोग जो थे, वो लोग प्रमुख वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य थे। सौतांत्रिक मत सूत पिटक पर आधारित था। एक और मत जो था, संप्रदाय था सौतांत्रिक, वह सूत पिटक के नियमों पर आधारित था। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे ये काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध वैभाषिक मत की उत्पत्ति हुई थी कहाँ, किस बौद्ध संगति के बाद हुआ था, हीनयान से संबंधित है वैभाषिक मत। तो राजगृह में, वैशाली में, पाटलिपुत्रा में, कश्मीर में। तो कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति के समय यह मत की उत्पत्ति हुई थी, वैभाषिक मत की। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबद्ध रहे वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य थे। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है। धर्मत्राक, तो ये सही है। घोषक, ये भी सही है। बुद्धदेव, ये भी सही है। वसुमित्र, तो ये भी सही है। और पांचवा ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। तो ये सभी लोग जो वैभाषिक मत से संबंधित थे, उनके प्रमुख आचार्य थे। तो ई ऑप्शन, उपरोक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंध सौतांत्रिक मत आधारित है किससे, सूत पिटक से, विनय पिटक से, अभिधम पिटक से, उपरोक्त सभी से। पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हम लोगों ने पिछले प्रश्न के व्याख्या में देखा था कि सूत पिटक से संबंधित था। ठीक है, कौन, सौतांत्रिक मत सूत पिटक से लिया गया, वहीं से इसका जो आधार है, संबंध था। सूत पिटक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 40वां प्रश्न,
शून्यवाद तथा विज्ञानवाद बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने हीनयान, महायान, वज्रयान, कालचक्रयान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी शून्यवाद, जिसे माध्यमिका भी कहा जाता है, और विज्ञानवाद, ये जो दोनों हैं, विज्ञानवाद को योगाचार भी कहा जाता है, ये दोनों का संबंध जो है महायान शाखा से है। तो वैभाषिक और सौतांत्रिक मत हीनयान से, और शून्यवाद और विज्ञानवाद का संबंध महायान से है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। अब हम लोग व्याख्या में इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, महायान बौद्ध संप्रदाय के दो प्रमुख भाग थे। कौन कौन? शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद को माध्यमिका और विज्ञानवाद को योगाचार भी कहा जाता है। ये दोनों एक ही नाम है। शून्यवाद यानी माध्यमिका अथवा शून्यता के सिद्धांत के प्रवर्तक नागार्जुन थे। नागार्जुन का आप नाम सुने भी होंगे। भारत के आइंस्टीन उनको कहा जाता है। मैं इनको कहूँगा, मैं आइंस्टीन को यूरोप का नागार्जुन की संज्ञा दूंगा, क्योंकि नागार्जुन पहले आए थे और आइंस्टीन बाद में आए थे। तो शून्यवाद यानी माध्यमिका अथवा शून्यता का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। नागार्जुन के अतिरिक्त इस मत के अन्य विद्वान थे चंद्रकीर्ति, शांतिदेव, शांति रक्षित, आर्यदेव इत्यादि। ये लोग महायान के किस मत से संबंधित थे? तो शून्यवाद। ठीक है, शून्यवाद से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, आप लोग इसको इत्मीनान से एक दो बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो हीनयान से कौन संबंधित था? वैभाषिक और सौतांत्रिक मत। और शून्यवाद तथा विज्ञानवाद महायान से संबंधित था। और शून्यवाद यानी माध्यमिका के प्रवर्तक कौन थे? नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन, अश्वघोष, आनंद, नागसेन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने देखा था शून्यता अर्थात शून्यता के सिद्धांत के प्रवर्तक थे नागार्जुन, प्रवर्तक हैं नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। अब हम लोग व्याख्या में इसको देखते हैं। नागार्जुन कौन थे? तो कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना माध्यमिका कड़िका है, जिसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आइंस्टीन ने भी सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। लेकिन मैं यह कहूँगा कि आइंस्टीन है जो यूरोप के नागार्जुन हैं, क्योंकि नागार्जुन पहले आए थे और आइंस्टीन बाद में आए थे। किंग मार्टिन लूथर किंग की तुलना नागार्जुन से की जाती है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। इन्होंने चीन की यात्रा भी की थी नागार्जुन ने, और वहां पे बौद्ध शिक्षा का भी प्रचार प्रसार वहां पे किया था। तो सापेक्षता का सिद्धांत नागार्जुन ने सर्वप्रथम दिया अपनी जो रचना थी माध्यमिक कड़िका में। और ये कौन थे? तो नागार्जुन कनिष्क के दरबार के एक महान विभूति थे, और जो अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग हैं उनकी तुलना नागार्जुन से की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कड़िका, मुद्रा, राक्षस, महाभाष्य, राजतरंगिणी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा की है। नागार्जुन की प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कड़िका है, जो कि शून्यवाद के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं नागार्जुन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सर्वप्रथम किस विद्वान ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? अश्वघोष ने, चरक ने, बारामिहिर ने, नागार्जुन ने? तो नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। बाद में आधुनिक युग में आइंस्टीन ने यह प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है? संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा किस नागार्जुन को? किसने कहा है? तो इत्सिंग ने, फाहियान ने, हेनसांग ने, मार्टिन लूथर किंग ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों हेनसांग ने यह कथन कही है नागार्जुन के बारे में। हेनसांग ने नागार्जुन को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है। और ये हेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, इन सब के बारे में हम लोगों ने प्राचीन भारत के जो इतिहास की
जो शुरू की जो वीडियो है ना, इसमें सारी कहानियों इनकी जीवनी से संबंधित चर्चा कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो अब हेन सांग के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। भारत का आइंस्टीन कहा जाता है कालिदास को, नागार्जुन को, नागसेन को, वारामिहिर को। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है, लेकिन मैं इसको उल्टा बोलूंगा, यूरोप का नागार्जुन आइंस्टीन को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? असंग को, अश्वघोष को, वसुमित्र को, नागार्जुन को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी नागार्जुन को चीन भेजा गया था। उन्होंने वहां पे बौद्ध धर्म को शिक्षा भी वहां दी थी चीन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? सौतांत्रिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी माध्यमिक, यानी शून्यतावाद या शून्य के जनक कहे जाते हैं नागार्जुन। माध्यमिक या शून्यवाद एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय के संपादक थे। विज्ञानवाद और योगाचार के संप्रदाय के कौन संपादक थे? तो महायान में दो संप्रदाय थे, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद को माध्यमिक भी कहा जाता है और विज्ञानवाद को योगाचार भी कहा जाता है। तो शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन। अब विज्ञानवाद के प्रवचक, विज्ञानवाद का संस्थापक पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन है नागार्जुन, अश्वघोष, मैत्रेय, नागसेन। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेय हैं। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय, जिन्हें मैत्रेय नाथ भी कहा गया जाता है, ने किया था। बौद्ध परंपरा में इन्हें भावी बुद्ध कहा गया है। किनको? मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया है। और विज्ञानवाद यानी योगाचार संप्रदाय को वसुबंधु और असंग ने विज्ञानवाद को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो इसके संस्थापक कौन है? मैत्रेय। और इससे जुड़े कौन थे? वसुबंधु और असंग। इन लोगों ने विज्ञानवाद को आगे बढ़ाया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस आज प्रश्नों की संख्या इतनी ही थी। अगले क्लास में हम लोग पूरे जो बौद्ध धर्म है इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर अगले क्लास में हम लोग बौद्ध जो साहित्य है उनकी चर्चा करेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स हैं बौद्ध, जैसे आगे के काल में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ, फिर बौद्ध धर्म का अंत कैसे हुआ, इस सारे मतलब पतन कैसे हुआ, इन सभी टॉपिक को लेकर एक अगला वीडियो आएगा जो कि बौद्ध धर्म से अंतिम वीडियो होगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपसे एक सूचना है कि दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। हमें काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।